आप सभी का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बेहद ताकतवर पार्टी के तौर पर मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में आप 90 से के दशक का इतिहास देख लें या उसके बाद के 2000 के बाद का इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश में मायावती एक मजबूत राजनीतिक नेता के तौर पर उभरी। उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहद ताकतवर और मजबूत जमीनी तौर पर भी रही है। आज उनका जन्मदिन है मायावती का, तो लगे हाथ इस बात पर भी डिबेट होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के अच्छे दिन कब आएंगे। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य क्या है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। बाकी चुनावों से कंपेयर करेंगे तो बीएसपी का घटता हुआ ग्राफ किस तरफ इशारा करता है, बहुजन समाज पार्टी खुद को कहां पर खड़ा पाती है, कांशीराम द्वारा शुरू किया गया यह मिशन कहां तक पहुंचा, यह अब एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। और यह एनालिसिस किया जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जिस सामाजिक मिशन को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर शुरू हुई थी, वो मिशन कहां तक पहुंचा, क्या वो मिशन अंजाम तक पहुंचा अथवा नहीं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2012 के बाद यह पार्टी लगातार हाशिए पे जा रही है, नुकसान हो रहा है, पार्टी की वोटिंग परसेंटेज भी घट रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार 10 मिले समाजवादी पार्टी के अलायंस में, लेकिन विधायकों की संख्या 2017 में घटकर महज 19 रही। तो क्या मायावती का करिश्मा कुछ कमजोर पड़ गया है या मायावती को नए अलायंस पार्टनर की आवश्यकता है? भविष्य क्या है? बहुजन समाज दो राहे पर खड़ा हुआ है। बहुजन समाज का यूथ एक बड़ी आकांक्षा के साथ अपने नेतृत्व की तरफ देख रहा है। क्या मायावती यूथ बहुजन समाज के जो युवा हैं उनको अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति करती हैं, या फिर बहुजन समाज का युवा, एस्पिरेशनल युवा जिसकी महत्वाकांक्षा है, वो अपने लिए ठिकाना कहां पर देखता है, वो किसे नेता मानता है और किसके साथ चलना पसंद करता है। जिस पीढ़ी की राजनीति मायावती ने की और अब दलितों में भी जो यूथ का क्लास आ रहा है वो पहले जैसा नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा है, वो भी दुनियादारी और सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया या प्रिंट मीडिया या सामाजिक परिवेश से पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व है और पहले से कहीं ज्यादा आकांक्षी है। समाज में कुछ करने और अपनी राजनीति में अपना हिस्सा पाने को बेताब युवा है, एस्पिरेशनल यूथ। क्या मायावती उस यूथ को एड्रेस कर पा रही हैं? क्या मायावती अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, शोषित, वंचित समाज के उन युवाओं को भी एड्रेस कर पा रही हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस कर पा रही हैं? या बहुजन समाज पार्टी जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या वो मिशन वाकई में सही रास्ते पर है या वो मिशन ठहर गया है, रुक गया है, उसको किसी का साथ चाहिए? आप लेकिन एक स्ट्रेंथ भी है बहुजन समाज पार्टी को, हमें उस स्ट्रेंथ को भूलना नहीं चाहिए। देश में किसी की भी सुनामी आए, देश में कोई भी पॉलिटिकल बड़े से बड़ा ताकतवर नेता हो, लेकिन आप यह पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका वोट 18%, 17% इंटैक्ट रहता है हमेशा। 2012 का चुनाव देखें, 17 का देख लें, 19 का देख लें, बहुजन समाज पार्टी के पास 16 से 18% का जो वोट है वो इंटैक्ट है मायावती के साथ। ये उनकी ताकत है। लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि 16-18% के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल नहीं किया जा सकता। यह सच्चाई है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 28-30% पर सरकारें बन जाती हैं। यानी मायावती को 10 से 12% वोट चाहिए अगर उनको ताकत में आना है तो, और वो किसी का साथ चाहिए या फिर कुछ नई कम्युनिटीज उनके साथ जुड़े, जो करिश्मा उन्होंने 2007 में किया था। क्या उस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग का स्थान अब बचा है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बाद? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बड़ा कारक है। मायावती को लेकर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है वो 15-17 साल मुलायम सिंह यादव और मायावती के इर्द गिर्द घूमी है।
लंबे समय तक इन दोनों लोगों ने राज किया उत्तर प्रदेश के भीतर, और लंबे समय तक इन्होंने अपने बेस को मजबूत किया। इसीलिए आज भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो कैडर है वो सब मजबूत कैडर माना जाता है। तो क्या मायावती के साथ कोई नया समाज जुड़ा, या उन्हें किसी के साथ गठबंधन की आवश्यकता है ताकत पाने के लिए? उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ एक मेगा अलायंस करके भी देख लिया, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले मायावती की पार्टी को, लेकिन जो करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी से उनका अलगाव हो गया। तो अब भविष्य की राह क्या है मायावती के लिए? उनकी पार्टी कहां जाने वाली है? क्या संयुक्त भागीदारी मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोगों ने मिलकर तैयार किया है, क्या बीएसपी वो विकल्प चुनेगी? आज की डेट में तो नहीं, क्योंकि मायावती ने आज अपने बर्थडे पर ऐलान किया है अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। पर राजनीति में जो कहा जाता है दरअसल वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहा नहीं जाता। अभी चुनाव को 11 महीने बाकी हैं, 12 महीने, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ मायावती के मन में परिवर्तन हो या राजनीतिक परिस्थितियां बदलें। तो ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी के क्या अच्छे दिन 2022 में आएंगे? और अगर आएंगे तो उसके तरीके क्या हैं, उसके समीकरण क्या हैं, और किस रास्ते वो चीजें ठीक होंगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस व सपा के रहे शासनकाल में तथा वर्तमान में बीजेपी के चल रहे शासनकाल में भी इनकी नीतियां एवं कार्यशैली को अब यहाँ की जनता कतई भी पसंद नहीं कर रही है। ये स्थिति हमें उत्तराखंड प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है, और अब इस मामले में यहाँ की जनता बीएसपी को ही सत्ता में लाने का अपना काफ़ी कुछ मन बना चुकी है, जिसकी हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है। मैं खासकर यूपी के लोगों को एडवांस में ही आज ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। जन समाज पार्टी हो या कोई भी दल हो, सबको अपनी पार्टी के अनुसार चुनाव में जाने का हक है, और अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर केंद्र तक सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, जनता के आशीर्वाद से सभी चुनाव में जीत रही है, और आगे भी जो भी चुनाव आएंगे हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मायावती जी ने जो चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, इसके पहले उन्होंने भाजपा के समर्थन की बात की थी, चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं जो कह रही हैं उस पर कायम रहें। उत्तर प्रदेश से उम्मीद भी करेगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, और एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े भी रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। एमएच खान साहब, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आपका तो लंबे समय तक साथ भी रहा है मायावती के साथ। आप क्या मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के क्या अच्छे दिन 2022 में आ पाएंगे, वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उसको दृष्टिगत रखते हुए? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं बहन जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और राजनीति में कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन कहां आगे बढ़ जाएगा। अगर यह बात अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहने में। देखिए, ये एक अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसने कहा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की बात बहन जी ने कही है, और सारे दल, कोई 9 दल मिला रहे हैं, कोई 12 दल मिला रहे हैं, कोई 18 दल मिला रहे हैं, ये मिला के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह क्या होगा, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये सब मिलाकर आप देखिएगा तो जो गठबंधन बन रहे हैं
उसका तो जनता में नाम ही नहीं किसी को पता है। बीएसपी का तो नाम पूरे जन जन में फैला हुआ है जी। और जो गठबंधन बन रहे हैं इनका अभी कोई नाम न अस्तित्व, न कोई बड़ा रैली, न कोई बड़ी चीज हुई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति में। आप तो बहुत बड़े, मैं समझता हूं देश के बड़े पत्रकारों में आपकी गिनती होती है और मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञानी वक्ता भी समझता हूं। और ये जानबूझ कर अगर सोचिएगा कि राजनीति में कब करवट बदल जाएगी, जब बाबरी तो मस्जिद क्या आपको का लगता है ढांचा कि नहीं गिरा 16-18% लग रहा वोट था शेयर कि के कांग्रेस साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई करिश्मा हो सकता है? मुझे लगता है इतने कम परसेंटेज पे नहीं हो सकता खान साहब। आपको कोई, या तो कोई कम्युनिटी आपसे जुड़े या फिर कोई अलायंस हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन आज जो है जो भागीदारी संगठन बना रहा है उनके पास क्या परसेंट वोट है? आज इसके बहुजन समाज पार्टी अरे उनके पास 18% असदुद्दीन से ओवैसी 20% भी तो वोट है, आप उनको क्यों हल्के में ले इसमें रहे हैं? ऐड करने की जरूरत है। उनको हल्के में इसलिए ले रहे हैं कि वो इसके पहले भी 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं, 1% भी वोट नहीं मिला उनको है। पर उनके पास ओवैसी भी तो है, लड़े थे चुनाव। जन भागीदारी मोर्चा के पास लखनऊ ओवैसी भी हैं खान साहब। नहीं ओवैसी तो वो ओवैसी क्या करेंगे यहाँ आके साहब? ब्रजेश जी ओवैसी यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे कोई काम नहीं इनका है। वो तो बी टीम है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, बीजेपी की बी टीम है ओवैसी साहब। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या एक तीर से दो निशाने लगाना नहीं चाहते हैं ओवैसी साहब? एक चुनाव चिन्ह बताएंगे, कौन से चुनाव चिन्ह पे ये लोग लड़ेंगे चुनाव। अभी इनका कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन किस पे दल पे लड़ेगा चुनाव। हाँ। और कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। आज देखिए ना, किसी भी पार्टी के अपोजिशन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं साहब? अंदाजा लगाइए आप। अगर समर्थन ना हो, तो ये कंफर्म है कि बीएसपी अकेले जाएगी चुनाव मैदान में? बहुत अच्छा डिबेट किया। बीएसपी किसी का साथ नहीं लेगी? आज मायावती की इस स्टेटमेंट को ये लॉक कर बहुत दिया बड़ी जाए? हिम्मत की बात है। आज बहुत बड़ी हिम्मत की बात मैं बता रहा हूं कि बहन जी ने जो ऐलान कर दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी, यह हिम्मत की बात है। राजनीति में कोई हिम्मत दिखाता है, जो बड़ा कदम उठाता है वही सफल होता है। अगर कोई कदम नहीं बड़ा उठाता है तो सफल नहीं होता। पहले से कहने लगता है कि फलाना दल आ जाओ, छोटे दल आ जाओ, बड़े दल आ जाओ, ये मिलके लड़ेंगे। वो समझ लीजिए हताश और निराश लोग होते हैं जो अपना फैसला खुद लेते हैं और कस के लेते हैं कि हमको ये करना है, वो कामयाब होते हैं। पर आप ये भी तो मानिए ना कि अकेले जाने में रिस्क है। आप देखिए 2012 देख लीजिए, 2014 देख लीजिए, 2017 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, नुकसान ही तो हुआ बीएसपी को। कोई बात नहीं, 2007 भी देख लीजिए, 2007 भी देख लीजिए, हाँ। 2007 को भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि फुल फ्लैश बहन जी नहीं बनी है कभी। ऐसा इतिहास में नहीं है कि अकेले नहीं बनी है, वो बनी है अकेले। लेकिन जब अकेले बनी है तो अकेले फिर चलने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया उन्होंने, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। बड़ा किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो चंद्रशेखर जी। को नेता मानने लगे हैं। जी, अभी चुनाव हुआ था, देखिए बाई इलेक्शन हुआ, चंद्रशेखर जी भी लड़े थे चुनाव में। कितना वोट पा गए? 10,000। सब धुआं हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं होता। बड़ा संघर्ष किया है काशीराम जी ने, तब बीएसपी बनी है। ओके, नवीन श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। संघर्ष करने के बाद बीएसपी बनी है। चंद्रशेखर जी, थैंक यू। नवीन श्रीवास्तव जी, मायावती ने आज ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसका मतलब कि उनकी भरपूर तैयारी हो चुकी है। आप मायावती से कैसे निपटिएगा? ब्रजेश जी, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ें, मायावती जी अखिलेश जी साथ मिलकर लड़ें, 25 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ मिलकर लड़ें, या जो अभी कुछ नए एक दल, भागीदारी दल, गठबंधन दल क्या रहे, वो मिल के लड़ें। हम तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेताओं का कहना है कि ये सारे दल एक साथ मिल के लड़ें, चूंकि इनका मूल एक ही है, जाति, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण और सबसे ऊपर क्या, परिवारवाद। मायावती जी आकाश जी, मुलायम सिंह जी अखिलेश जी, अजीत चौधरी जयंत चौधरी, तो ये सारे दल मिल के भी लड़ें। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम कर रही है जी। और जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर
हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जिस प्रकार से जनता पर के बीच मायावती को समर्थन आप के हल्के भाव- में ले रहे हैं। नहीं, आप हल्के में ना ले मायावती को। बिल्कुल। मायावती को जब ये लोग मानते हैं कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, बूम करके ऊपर आती है। नहीं ब्रजेश जी, मैं तो बता रहा हूँ 2007 का आप याद कर लो। जी 2007 के, अभी खान साहब भी 2007 की बात करते, लेकिन आप देखिए 2014 से देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक सोच का परिवर्तन हुआ। मैंने जो उदाहरण दिए उस प्रकार की राजनीति करने वालों का लगातार जनता ने, चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो या अभी 2020 के विधानसभा के जो उपचुनाव थे, जिस प्रकार से जनता ने इस प्रकार की राजनीति करने वालों को समाप्त किया है, तो भविष्य में भी इसका कोई नहीं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, आपकी चर्चा में बार बार आ रहा था कि मायावती जी का वोट इंटैक्ट है 17% 18%, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 22-23% उनका वोट होता था। लेकिन आप बड़े पत्रकार हैं, आपके पास सारे आंकड़े उपलब्ध होंगे, आप 2014 के देख लीजिए, 17 के देख लीजिए या 19 के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा वोट जो मायावती जी का एक तरह से वोट बैंक माना जाता था, उसने भी एक बड़ी संख्या में वोट किया। कारण क्या है ब्रजेश जी? आज रामनाथ कोविंद जी को भी अगर आप देख लीजिए, और गांव में जो मायावती जी का वोट बैंक था, उसकी जो जरूरतें थी, उसको जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, चाहे आवास के माध्यम से, चाहे 16-18% का वोट शेयर आप उनका छेड़ नहीं पाए। नहीं, वो उनके साथ है। ब्रजेश जी आप याद करिए, 2012 में विधानसभा में चुनाव में मायावती जी हारी थी, अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन तब भी उनको 23% मत मिले थे। हाँ। लेकिन 14 में वो 18 पर आ गया, 17 में भी उसी के आसपास, तो उनका 5-6% मत भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। और इसलिए आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग के लिए काम किया जिसको ये लोग वोट बैंक 18% कम नहीं होता यूपी की पॉलिटिक्स में। 18% है, आने वाले चुनाव में आप बड़ा देखिएगा होता है कितना इसे। प्रतिशत होता है। क्योंकि हम जिस हिसाब से काम कर रही है हमारी सरकार ने, और जिस प्रकार से हमारा संगठन काम कर रहा है, और जिस प्रकार से उस समाज को, जिसको वोट बैंक बना के इन्होंने अपने को दौलत की बेटी बना लिया था, उस समाज के लोग भी, आप ब्रजलाल जी को देख लीजिए, युगल किशोर जी को देख लीजिए, स्वामी प्रसाद जी को देख लीजिए, जो मायावती जी के उस दौर के साथ ही रहे हैं, आज जिस प्रकार से वो हमारे साथ आए हैं, उसी प्रकार से उनका वोट बैंक भी हमारे साथ आ रहा है। आपके यहाँ मैं देखता हूं कि अधिकतर बहुजन समाज पार्टी के ही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है। ब्रजेश जी, हम तो जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास, अब्दुल हफीज गांधी जी, को भी हमारे आज साथ मायावती के स्टेटमेंट से अब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, और अखिलेश यादव भी पहले कह चुके हैं कि अब वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अलायंस में नहीं जाएंगे। तो अब ये मान लिया जाए कि फाइनली और परमानेंट आप दोनों लोग अलग हो चुके हैं। ब्रजेश जी, बहन जी ने तो आज कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी तो बहुत पहले कह चुके हैं कि हम आने वाले चुनाव में अकेले जाएंगे। हाँ, हम जो कुछ छोटे दल हैं उनको अकोमोडेट ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बड़ी पार्टी के तौर पर 2022 के इलेक्शंस में हम अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी खान साहब बोल रहे थे 2007 की बात बोल रहे थे, 2007 में और 22 में बहुत बड़ा फ़र्क होने वाला है, क्योंकि बहन जी ज़मीन पर कहीं उनके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं दिखते हैं। जो एक वामसेव नाम का संगठन होता था, जो आइडियोलॉजिकल कहीं ना कहीं शक्ति देने का काम करता था, आज वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जितने भी बड़े नेता हैं वो अलग अलग समाज से आते थे, उन्होंने बहन जी का साथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। 2017 के अंदर 19 विधायक चुनकर आए थे बहन जी के। आज कितने विधायक बहन जी के पास बचे हुए हैं, वो भी बहुत अलग अलग पार्टी को में कहीं ना कहीं जो है अपनी जगह बना चुके हैं, या जो रह गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो है जगह तलाश रहे हैं। तो बहन जी की पार्टी और बहन जी का जो संगठन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि 2022 में बहन जी पर। आप कैसे कमज़ोर कह सकते हैं? आपसे 2 गुने ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास हैं। देखिए, वो क्यों है हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम दोनों ही चुनाव मिलकर साथ लड़े थे। खान साहब दूंगा टाइम प्लीज वेट। हाँ। एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से जो है बहन जी के ज़्यादा जीत कर आए। लेकिन आप मत भूलिए 2014 में कितने सांसद थे बहन जी के पास। तो बहन जी की जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है, और उनकी जो जैसे आपको कमियां नजर आने लगी। जब जरूरत थी तो गले लगाने मंजूर था, मतलब कुछ भी मंजूर था, और आज आपको कमी ही कमी नजर आ रही है। देखिए, हमारे तो कमाल हो गया। नहीं, हम साथ आए थे, लेकिन आप हमारी एक गलती नहीं बता सकते। बहन जी ने बगैर बताए जो है गठबंधन से बाहर चली गई, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप स्टेटमेंट देखिए एमएलसी के चुनाव में उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा। आप एक अखिलेश जी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते जो बहन जी के खिलाफ हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो। हम बहन जी की इज्जत करते हैं, हमने हमेशा सम्मान किया और आगे भी करते रहेंगे। आज भी अखिलेश जी ने उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है, तो हम बहन जी का सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है तो आप देखिए कि उनकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। उमाशंकर पांडे, थैंक यू, शुक्रिया। उमाशंकर जी, आप देखें तो बहुजन समाज की जो राजनीति है, उसका जो लीडरशिप रही है वो मायावती के हाथ रही है। आप लोगों ने बहुत कोशिश की इन दिनों, प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मायावती से आप उनका हिस्सा छीन नहीं पाए।
आपको ये आप इस फ्रंट पर नाकाम रहे हैं। विजय जी, सबसे पहले तो बहन जी को आज उनके जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूं। प्रियंका गांधी जी ने भी उनको बधाई दी है। रही बात वोट बैंक की, तो कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर, खास करके अगर बहन जी दलित मुद्दों पर राजनीति करती हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में जो प्रदेश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, दलितों पर जहां कहीं भी अत्याचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेता हर जगह दिखाई दिए हैं। चाहे वो हाथरस का मामला था, चाहे वो आजमगढ़ का मामला था, ऐसे तमाम मामले। आजमगढ़ तो अखिलेश यादव जी का भी गृह क्षेत्र है, जहां से वो सांसद हैं। वहां दलित प्रधान की हत्या हुई, अखिलेश यादव जी नहीं गए वहां पे, मायावती जी भी नहीं गई। हाथरस के मामले में भी बहन जी बाहर नहीं निकली। लेकिन हम इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि दलित समाज को अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि आज भी दलित समाज वैसा ही है, तो वो भूल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके एस्पिरेशंस हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और बहन जी उसको एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो आप कौन सा एड्रेस कर पा रहे हो उसको? कांग्रेस पार्टी, ब्रजेश जी, मैंने कहा कि हर जगह जहां कहीं भी दलितों पर या किसी भी जाति पर, किसी भी धर्म के लोगों पर, किसी भी मजहब और पंथ के लोग पर जो भारतीय हैं, वहां पर अत्याचार हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। ब्रजेश जी, आप देखिए हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग ही दिखाई दिए हैं। आप अजय लल्लू जी से लेके तमाम सारे नेताओं को देखिए, जितने मुकदमे और जेल जाने का जो भी वृत्तांत आपको दिखाई देगा, वो सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हुआ है। इसका मतलब कि मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही रवैया के लिए लगातार लड़ पर रही वो है। कम्युनिटी जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उनको आप नहीं जोड़ पाए अपने साथ ना, तो मायावती का वोट कहां से खींच पाओगे? नहीं, हमने जोड़ा, लगातार जोड़ा। आप चुनाव परिणाम का केवल विश्लेषण करिए ब्रजेश जी, जो अभी उपचुनाव हुआ है जी। उसमें 6 विधानसभा सीटों पर हम लड़े थे, अभी जो हुआ है, और उसमें 3 जगहों पर हम समाजवादी पार्टी से आगे रहे, 2 जगहों पर हम दूसरे नंबर की पार्टी रहे हैं। इसके पहले जो पिछली साल 11 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक 2 गुना बढ़ गया था, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक घट गया था। उस मायावती जी का वोट बैंक आपके नेक्स्ट प्लानिंग क्या दोनों है? में घटा है। आप क्या करने वाले हैं? हम जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं ब्रजेश जी। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेके, अजय लल्लू जी को लेके इतनी बेचैनी रहती है योगी जी में, कि जैसे ही अजय लल्लू जी बाहर निकलते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। वैभव महेश्वरी, आम आदमी इससे पार्टी के स्पष्ट है कि प्रवक्ता, thank you। जनता Thank you। कांग्रेस के साथ है, और जो 22 का Thank you। चुनाव होने वाला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस होने वाला है। थैंक यू। वैभव महेश्वरी, आप आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव में जा रही है, या फिर आप कोई अलायंस पार्टनर उत्तर प्रदेश में खोज रहे हैं? और अगर खोज रहे हैं तो बीएसपी आपके लिए कैसी रहेगी? ब्रिजेश जी, आज मायावती जी का जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बधाइयाँ। जहाँ तक अलायंस की बात है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार उन मुद्दों को लेकर आई है जो बहुत ही मूल मुद्दे होते हैं, लेकिन जिनको किसी भी पार्टी ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हमें लगता है कि जो प्रदेश में पहले सरकारें रही हैं जिन्होंने इन मुद्दों को इग्नोर किया है, आज आम आदमी पार्टी अगर वापस उनके साथ जाके हाथ मिलाती है तो ये एक आत्मघाती कदम होगा, और इस पे कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुद्दों आधारित अगर कोई अलायंस नहीं होगा तो वो अलायंस चल नहीं पाएगा। ना तो आम आदमी पार्टी उसमें सर्वाइव कर पाएगी, ना ही वो जो दल है वो भी सर्वाइव कर पाएगा। रही बात इसकी कि दलितों की राजनीति करके मायावती जी 3 बार सत्ता में आई हैं, कई बार बहुत सत्ता के शिखर पर पहुंची हैं और बहुत पॉपुलर है, उनका वोट बैंक भी आप सही कह रहे हैं कि इंटैक्ट है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि दलितों की स्थिति में प्रदेश में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। होता क्या है कि शिक्षा जो है वो दलितों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि जिससे वो सदियों से वंचित रहे हैं। शिक्षा है, रोजगार है, उनको तमाम समान तरीके के मौके दिए जाने चाहिए, वो रोजगार वो जरूरी था। जबकि दिल्ली में जब हमने सरकार बनाई तो आप देखिए कि हमने दलितों के वर्ग को भी ये सपना दिखाया कि आप भी, जरूरी नहीं है कि एक सफाई कर्मचारी जो है वो ये सपना देखे कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर सफाई कर्मचारी बनेगा। उसको ये सपना देखने पर हमने कहा कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उनके स्कूलों में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिलाई, स्विमिंग पूल बनवाए, उनको मतलब हर वो डिग्निफाइड फैसिलिटी देने की कोशिश की गई। पर क्या आप मानते हैं कि वक्त के साथ मायावती में असल में दलितों के ऐसी राजनीति की जरूरत है?
देखिए अब दुनिया जो है वो 21वीं सदी 22वीं सदी की तरफ बढ़ रही है। बहुत ज्यादा लाइफ की जरूरतें बदल गई हैं। अब अगर वही पुराने घिसे पिटे एजेंडे लेकर चला जाएगा कि एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़का के कुछ वोट ले लिया जाए, तो अब जनता जो है बिजली के बिलों से करा रही है, स्वास्थ्य सेवा सेवाओं से, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन चीजों से परेशान है। तो अगर कोई दल इन चीजों पर समाधान लेके नहीं आता, उनको वो सपना नहीं दिखाता, उनको वो एश्योरेंस नहीं देता कि आपके बच्चों का भविष्य हमारे दल की राजनीति में सुरक्षित है, तब तक किसी भी ऐसे दल का वापस अपनी जमीन को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है यूपी की राजनीति में अब इस हवा का चलना बहुत जरूरी है। जहां आप अकेले जा रहे हैं चुनाव मैदान में या फिर कोई अलायंस पार्टनर चाहिए आपको? आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में जाएगी। और मैंने जैसे कहा कि अगर कोई दल आम आदमी पार्टी के जो मूल मुद्दे हैं उनके साथ नहीं आता या उसका ट्रैक रिकॉर्ड उस मामले में साफ नहीं है, तो ऐसे किसी भी अलायंस का बनना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे लगता नहीं कि ओके, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 30-35 सालों से यूपी की जर्नलिज्म में एक्टिव हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती की राजनीति किस दिशा में जा रही है, बहुजन समाज पार्टी का आगे का क्या भविष्य है, और 2022 में इस पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये जो अगला चुनाव है। कारण है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 2012 के बाद जो स्थिति बसपा की बनी है, लगातार उसकी स्थिति में नीचे गई है। और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि शायद, और जैसा नेता लोग दावा करते थे, मैं दौरा करने जाता था लेकिन जो इन दो सपा और बसपा के नेता मुझको मिलते थे कहते सब क्लीन स्वीप होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो आप अभी आपने बताया था कि 12% बढ़ोतरी या 14% बढ़ोतरी, अब इससे काम नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कम से कम 28% का स्विंग करेंगे, पॉजिटिव स्विंग करेंगे जब आप, तब आप टक्कर में आएंगे, वरना बहुत कठिन लड़ाई हो जाएगी। तो ये अब, लेकिन समस्या क्या है कि कौन मुख्य विपक्षी दल होगा? तो मुख्य विपक्षी दल के लिए आप उपचुनाव में भी जंग हुई कि कौन मुख्य टक्कर देगा बीजेपी को, बसपा देगी, सपा देगी, या कांग्रेस के भी प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब वही उभर के आ रहे हैं। इसके लिए लड़ाई होगी। अब जो आगे आएगा, मुझे तो लगता है कि अभी भी बसपा और जो सपा है इसका जमीन में जनाधार है। ओके, क्योंकि जमीन में वो जनाधार उसको जो भी जुड़ता है वो एकदम आगे बढ़ाता है। वरना कांग्रेस के, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस जमीन में मेहनत कर रही है, लेकिन उसके लिए बहुत ऊंचा जंप लगाना पड़ेगा, बहुत ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा। कांग्रेस को संगठन मजबूत करना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। बीएसपी का पे आपका क्या आपका आकलन क्या है? 2022 में मायावती की पार्टी कहां पर स्टैंड करेगी उत्तर प्रदेश में? मैं जैसा दौरा करके लौटा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता, चूंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट बसपा का टूटा है। और यदि आप लोग जाएंगे, हुआ क्या है कि पहले दलित वोट मायावती के साथ था, अब दलित और अति दलित में विभाजन हो गया है। जो वोट था उसमें बिखराव है, और ये बिखराव कोरोना काल में और हुआ है जी। तो मुझे नहीं लगता कि बसपा कोई बहुत बड़ा जंप लगाने जा रही है। बसपा के लिए स्थिति को दुरुस्त करना बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके लिए जो 2022 है जी बहुत कठिन होने जा रहा है। और यदि वो नहीं सुधार करते हैं तो एक बीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट निकले हुए। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं बीरेन जी की बहुजन समाज पार्टी को आप कहां पर इस वक्त खड़े देखते हैं, उनका क्या भविष्य है? और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तो 11 महीने 12 महीने के बाद चुनाव है यूपी में, तो मायावती की स्टैंडिंग कहां पर है? उन्होंने कहा है कि वो अकेले जा रही हैं चुनाव में। देखिए, मायावती का जो आज का ऐलान है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बताता है कि ये जो लड़ाई होगी ये त्रिकोणीय होगी उत्तर प्रदेश में। अब ओवैसी की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी अगर मायावती उनके साथ गठबंधन नहीं करती हैं। नंबर 1, अखिलेश, मायावती और भाजपा के बीच ये त्रिकोणात्मक लड़ाई हो सकती है, लेकिन
अभी वोट बैंक की बात हो रही थी, मायावती ने राज्यसभा की एक सीट जिताई, इस पर चर्चा नहीं हुई। कैसे जीत गया जब उनके पास 19 से विधायक लिखा पढ़ी में थे और 5 भाग गए और 1-2 पहले बीजेपी तोड़ चुकी है, तब भी राज्यसभा में उनका एक प्रत्याशी जीता ना। तो ये दिन कब किसके कैसे आएंगे ये कोई कहा नहीं जा सकता सियासत में। मायावती का नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। उस समय उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी से त्रस्त था, उस नारे को बहुत महत्व मिला और 2007 में उसकी वजह से सत्ता भी आई। लेकिन यह भी सही है कि बसपा का साथ बहुत सारे नेता उनके छोड़कर चले गए, चाहे आर.के. चौधरी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे और बहुत सारे लोग हों, ब्रजेश पाठक हैं, दारा सिंह चौहान हैं, नसीमुद्दीन हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, दद्दू प्रसाद हैं, तमाम सारे नाम हैं। लेकिन एक चीज है ब्रजेश जी कि जो परिंदे उड़ गए उनका मलाल क्या करूं, और यहाँ तो पाले हुए भी गैरों की छत पर उतरते हैं। तो ये राजनीति का अवसरवाद है, ये कोई मायावती के साथ ही नहीं हुआ है। ये सब अवसरवाद के हिसाब से लोगों ने पार्टियां चुनी हैं और हर आदमी अपने लिए बेटर अवसर देखता है। मायावती को यही बीजेपी कभी दौलत की बेटी कहती थी, उनके पार्टी के कोऑर्डिनेटरों को कुड़ू कमीन कहा जाता है कि भाई ये तो वसूली करते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो चंदा के नाम पर अपने प्रत्याशियों का, अपने नेताओं से धन नहीं जुटाती है? सब पार्टियां करती हैं, बदनाम खाली मायावती है। अच्छा, आज मायावती का जन्मदिन है तो भाई थोड़ा हमारा आपका फर्ज बनता है कि मायावती के लिए कुछ अच्छी चीजें कही जाएं, क्योंकि किसी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। 65 साल की उम्र हो गई है। भारत की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में 75 साल इन्होंने निर्धारित किया है, तो चलो वही रिटायरमेंट की उम्र मान लेते हैं। लेकिन एक चीज ये तय है, ना अकेले अखिलेश ना अकेले मायावती ये बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश और मायावती को एक साथ आना पड़ेगा। और लोकसभा में सबके अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कि अगर मायावती अखिलेश लड़े होते तो 20-20 सीट जीतते, जबकि 2014 में मायावती 0 हो गई थी और अखिलेश की पार्टी को 5 सीटें मिली थी लोकसभा में 2014 में, जब मोदी लहर थी जी। तो 2019 में 15 सीटें आई जब मिल के लड़े। अब राजनीति में अलग अलग लोग आकलन करते हैं कि नुकसान हो गया, पता नहीं कौन सा नुकसान हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है जी कि मायावती की सियासत को जिन लोगों ने करीब से देखा, जब वो सत्ता में थी तो गुंडों के खिलाफ उनकी पार्टी का जो उसके सरकार का रवैया था उसको लोग आज तक याद करते हैं। क्राइम कंट्रोलिंग का तरीका उनका अच्छा माना जाता है। लेकिन उनकी सरकार जाने का एक टर्निंग पॉइंट जो जानकार मानते हैं कि उन्होंने 100 विधायकों के टिकट काट दिए थे, वहीं से मायावती की पार्टी बैक कर गई और सत्ता में वापस नहीं आ पाई। और वो दिन है, तब से आज का दिन है, लगातार उनके लिए तमाम सारी बातें कही जाती हैं। ब्रजेश जी, एक बहुत पुराना नारा है, 1992 में एक नारा लगा था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और 2017 में नारा बदल गया भाई कि बिस्तर पर है मुलायम और नहीं रहे काशी राम, और चारों ओर गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। दिन सबके आए, मौके सबको मिले, किसको किस रूप में लोग याद करते हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो अभी भी आप मानते हैं कि बीएसपी एक मजबूत है उत्तर प्रदेश के राजनीति में? उनका कोई अभी विकल्प नहीं है दलितों की राजनीति में? बीएसपी के संस्थापक कांसीराम जब मध्य प्रदेश से पहला चुनाव लड़े थे तो नामांकन करने के लिए उनके पास 500 रुपया नहीं था। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है ना। बीएसपी
को दलितों का एक छत्र वोट मिलता रहा है। मायावती के नेतृत्व में वो आज भी इंटैक्ट है, नहीं तो मायावती टिकट कौन लेने जाएगा ये बताइए आप। ठाकुर पंडित सवर्ण ये लिए जाते हैं कि अपन जात और मायावती वोट मिला के जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। ये तो सब लोग जानते हैं, किसी के कहने से वो वोट थोड़ी भाग गया है। तो ये बात एकदम सही है, लेकिन सियासत में माहौल ऐसा बनाया जाता है फला पार्टी खारिज हो गई, लोग भाग जाएं, लोग ना रहें। लेकिन इतना जरूर है कि 1 साल बचा है, बिना गठबंधन के भी भाजपा को रोक पाना जीतने से आसान नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन जिससे बीजेपी भी डरती है वो मायावती और अखिलेश का ही गठबंधन है। बीजेपी भला इसको पर स्वीकार अब न इसकी कोई करे। संभावना है नहीं, क्योंकि दोनों नकार चुके हैं और जिस तरह का इतिहास है अब संभावना एकदम बनती नहीं। तो संभावना नहीं बनती तो संभावनाओं पर ये साहित्य आज सुनिए आप जी, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, और जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, और इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने शानदार इनपुट के लिए। मैं एमएच खान साहब का रुख करना चाहूँगा। डिबेट के वक्त वो कुछ कहना चाह रहे थे जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। खान साहब आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे सवाल दोहराता हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा था, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता साथ छोड़ के चले गए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग साथ छोड़ के चले गए वो बहुजन समाज पार्टी में रहने के पहले क्या कभी प्रधान भी रहे? प्रधान तक नहीं रहे। जो कुछ दिया बहुजन समाज पार्टी ने दिया, बड़ा बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा बनाया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक चुनाव नहीं जीत पाए, सारा एमएलसी हमेशा एमएलसी बन के रहे। और जितने नेता बने हैं सब मायावती ने बनाया है इनको लोगों को। जो भी बने पहली बार एमएलए बने, पहली बार कैबिनेट मंत्री बन गए। तो कौन नेता साथ छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है? जिसकी कोई औकात नहीं, कुछ हैसियत नहीं, वो उसको मायावती जी ने खुद निकाला है। कोई गया नहीं है साथ छोड़ करके, सबको निकाल के बाहर किया। देखिए जितने मुख्य सिपाहीसालार थे खान साहब, एक एक करके मायावती का साथ छोड़ते गए और आज मायावती अकेले हो गई और कमजोर है उनकी पार्टी। ये सच है, इसे स्वीकारना चाहिए आपको। नहीं कमजोर नहीं, ये इस चीज को स्वीकार कैसे कर लेंगे हम? कैसे कर लेंगे हम जब उनकी पार्टी अब आज की डेट में सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा उनका है, सारे साथ सबको लेके चलने का नारा उनका है। और कोई कौन कहां चला गया? कोई 1-2-4 लोग चले गए तो उससे पार्टी टूटती नहीं है। पार्टी में नए नए लोग जुड़ते हैं, नए नए लोग आते हैं, नए जोश से काम हो रहा है। और आप देखिए, आप बहुजन समाज पार्टी को मैं तो अंदरूनी तरह से जानता हूं, आज उनका बूथ तक पे गठन हो चुका है और कैंडिडेट्स भी उनके लगभग तय हो चुके हैं। और अब देखिएगा, आप कांग्रेस वाले कह रहे थे कांग्रेस वाले किसी न किसी से गठबंधन करेंगे जी। आज फिर बात सुन लीजिए, हमने ओवैसी के बारे में कहा था बी टीम है। हाँ। आज सुन लीजिए, आज फिर मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, कांग्रेस किसी न किसी से गठबंधन करेगी, अकेले नहीं लड़ेगी। किससे करेगी खान साहब? किससे करेगी? क्योंकि वो 7% वोट के साथ जाएंगे। किससे करेगी? अब जिससे भी करेंगे ये। तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सभी इकट्ठे हो सकते हैं? बीएसपी क्या कांग्रेस के साथ जाएगी यूपी में? नहीं, ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये गर्त में है और ये पक्का है कि कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बता दूं। तो क्या प्रियंका गांधी मायावती को अपना नेता मानेंगी? ऐसा संभव है क्या? अब मैं प्रियंका गांधी को क्या बारे में कहूं क्या ना कहूं? गांधी वाड्रा हैं, वाड्रा के बारे में क्या कह सकता हूं मैं तो किसी की पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। क्या क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई जा रहा है आ रहा है। पर खान साहब, आज के परिदृश्य में आप देखें कि तो सत्ता में वापसी मायावती कैसे कर पाएंगी भाई? कोई कैलकुलेशन, कोई समीकरण, कोई अलायंस, कोई कुछ तो बिजबिल होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा। देखिए अभी वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 17, 18, 20, 22% में अगर जिस बिरादरी का जो आदमी होता है, देखिए सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा है ही है, लेकिन जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सारे जाति बिरादरी को ये टिकट दिया जाता है बहुजन समाज पार्टी में।
अगर वो आदमी अपनी बिरादरी का ही लीडर नहीं बन पाया है तो खाली मायावती जी के दम पर जीतना चाहता है तो वो लीडर नहीं हो सकता। ओके, नवीन श्रीवास्तव, वो अगर All right. अपनी बिरादरी का वोट ले आएगा तो Okay. 100% सर्वाइवल हो जाएगा। ओके, नवीन श्रीवास्तव जी, अभी आपने खान साहब की बात सुनी, इन्होंने कहा कि बीजेपी में जितने भी बड़े नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं और आप इनके दम पर जीते हैं, और उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनको मायावती ने नेता बनाया। नहीं, जनता ने जिसको चुन के भेजा है वो किसके दम पे आया है, यह तो खान साहब का कहना नहीं है। खान साहब की पार्टी में थे, मान लीजिए उनकी पार्टी के वजह से जीत के आए, आज भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। लेकिन ब्रजेश जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, तकनीकी तौर पर आज बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं, 19 विधायक हैं, लेकिन सही अर्थों में कितने सांसद उनके साथ हैं, कितने विधायक उनके साथ हैं, यह तो खान साहब भी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इनके सांसदों और विधायकों में बिखराव है, टूटन है, उसी प्रकार से इनके जो वोट बैंक थे उसमें भी टूटन है। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उस वोट बैंक में अपने कामों से, अपने संगठन के, अपनी सरकार के कामों से जो बढ़त बनाई है, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 चुनाव में एक बड़ी विजय प्राप्त हुई है। ब्रजेश जी, 2019 के लोकसभा चुनाव थे और चुनाव आने दीजिए, टिकट खान साहब होने दीजिए, खान साहब सुन लीजिए, आपकी पार्टी में भी भगदड़ मचेगा। ठीक है खान साहब, भगदड़ मचेगा, ठीक है, आपके मुंह में घी, आपके टिकट जब कटेगा तब पता चलेगा ना कौन किसके। अरे आपके मुंह में घी शक्कर महाराज, जरा शांत रहिए, सुन लीजिए। सब पार्टियों में अरे इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? किसी पार्टी में ऐसा नहीं है, सुने लीजिए भाई खान साहब, कोई ऐसा नहीं है कोई छोड़ कर आपकी नेत्री का जन्मदिन है, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। छोड़ कर गए हो लोग, नहीं तो क्या करते? नहीं सुन रहा हूँ। नहीं क्या करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ ना, कौन ऐसी पार्टी है जिसमें लोग भागे ना हो? ब्रजेश जी, सभी पार्टियों में भागते हैं। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, सभी पार्टी में चले जाते हैं। जिस प्रकार से 2019 के चुनाव 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, सारे राजनीतिक विश्लेषक और सारे जो लोग थे वह यह जोड़ के चल रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिस प्रकार से पहले उन्होंने जात के आधार पर कवर किया था, वह जो समीकरण जोड़ के आ रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जातिवाद से ऊपर उठ के, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सुश्री मायावती के वोट बैंक का था, जो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार, यूपी में योगी जी के नेतृत्व की सरकार और संगठन ने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल की, और भविष्य में भी यही उत्तर प्रदेश। ओके, अब्दुल हफीज गांधी जी, अभी आपने सुना खान साहब ने भी जो बात कही वो रखी, तो और दोनों पार्टियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आपको चुनौती पेश कर पाएगी 2022 में? देखिए, हम समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो रेस में है ही नहीं। अभी बाई इलेक्शंस ने भी दिखाया, और पिछले भी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो 22 के इलेक्शन में, क्योंकि हम लोगों ने 2012 से लेकर 17 तक काम करके दिखाया है, विकास दिया है, एक प्रदेश को दृष्टिकोण दिया है, विजन दिया है, और उसके आधार पर जनता हमारा समर्थन करेगी। आज आप देखिए, अखिलेश जी जहां पर भी जा रहे हैं अभी पर अपार जन समर्थन माननीय अखिलेश जी को मिल रहा है। बेसी नहीं कुछ है, देखिए सिर्फ अभी गठबंधन में थे और उसके बाद जैसे गठबंधन टूट गया तो गठबंधन नहीं था तो 2014 में आपको कितने मिले थे, 2017 में आपको कितने मिले थे? जनता आपकी हकीकत जानती है। जी पैर छू रही थी। देखिए, जनता आपकी हकीकत जानती है। आप 2014 में आपकी क्या स्थिति थी आप बताइए, 2017 में आपकी क्या स्थिति थी बताइए। ये तो गठबंधन की वजह से आपको 10 सीटें मिल गई, शुक्र मनाइए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी आप बोल रहे थे कि गठबंधन की वजह से ही तो सारी चीजें बनी थी, आपको भी मिली है। देखिए, गठबंधन की वजह से आपको 5 सीटें मिली है, आपको तो 0 हो जाना चाहिए। अभी आपकी पार्टी में जो नेता थे, आप जिनको कह रहे हैं कि नेता आपने बनाया, तो अगर वो नेता थे ही नहीं तो आपने पार्टी में क्यों रखा हुआ था? जाने के बाद तो हर कोई कह देता है कि वो बूथ का इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन अगर वो बूथ का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे तो इतने निष्क्रिय नेताओं को क्यों रखा हुआ था? अच्छा, एक आदमी का नाम बताइए, एक आदमी का नाम बताइए जो बहुजन समाज पार्टी में रहा हो खान साहब, और प्रधान क्या इलेक्शन जीतना ही, क्या इलेक्शन जीतना ही कोई स्टैंडर्ड है? पार्टी के जितने कैबिनेट मंत्री, जितने आप मुझे बताइए, क्या इलेक्शन जीतना ही नेतृत्व का स्टैंडर्ड है? क्या जो नेता इलेक्शन नहीं लड़ते वो नेता नहीं होते हैं? क्या वो संगठन के विस्तार में काम नहीं करते हैं? क्या वो संगठन को मजबूत करने में काम नहीं करते हैं? उमाशंकर पांडे, संगठन को मजबूत करना भी, धन्यवाद। उमाशंकर पांडे, अभी क्या कह रहे थे ये खान साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गर्त में जा रही है और बिना गठबंधन के आपका तो सर्वाइवल नहीं है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल सही, बहन जी का आज जन्मदिन है, मैं बहुत ज़्यादा बहन जी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा,
क्या पता हो अभी देख रही हूँ, लेकिन हकीकत समझिए क्या है। जी। मैंने 2 उपचुनाव का उदाहरण दिया, दोनों में सबसे ज्यादा डाउनफॉल जो हुआ वो बहुजन समाज पार्टी के वोटों में हुआ। कांग्रेस पार्टी बढ़ी, 2 सीटों पर हमने जो है सेकंड पोल किया, ये नतीजे सबके सामने हैं। इसके पिछले साल भी चुनाव हुआ था 11 सीटों का, हमने उसका भी उदाहरण दिया। और रही बात गठबंधन की, तो ये जितनी पार्टियां यहां बैठी, आम आदमी पार्टी का छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। इन्होंने भाजपा के साथ भी गठबंधन किया, सपा के साथ भी किया, कांग्रेस के साथ किया, पर ये तो कह रहे हैं कि गठबंधन बिना के उसके बिना तो आपका इनका काम नहीं चलता। कह रहे हैं बिना सर्वाइवल नहीं है अलायंस के आपका। अरे गठबंधन के बिना तो इनका सर्वाइवल नहीं हुआ। आप देखिए, नहीं गठबंधन किया बीच में तो 0 सीट पे आ गई। तो सर्वाइवल तो गठबंधन के बिना मायावती जी का नहीं है, और इन्होंने पहले ही कह दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, ट्वीट भी बड़े प्यारे प्यारे आते हैं बहन जी के, वो भी सबने देखा कि किस तरीके के ट्वीट आते हैं और किसके फेवर में आते हैं, वो हम अपने मुंह से आज नहीं कहेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता ने बहन जी का पिछले जब से लगातार हार रही हैं तब से उनका लगातार बदलता हुआ रवैया भी प्रदेश की जनता ने देखा है कि किसके पक्ष में वो लगातार खड़ी तो हो आपका जाती है। कंफर्म है कि आप बीएसपी के साथ कोई अलायंस में नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, ये अभी भविष्य है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाँ, का आ गए शीर्ष- खान साहब की बात पे। शीर्ष भविष्य नेतृत्व है। इसको तय खान करेगा। साहब उसको के मैं प्रेडिक्शन एक दिया है। प्रवक्ता के रूप में ब्रजेश जी टीवी डिबेट में कहने में समर्थ नहीं हूं। वो शीर्ष नेतृत्व का स्तर की बात है, वो बोलेंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं बोल रहा हूं जो पीछे है। वैभव महेश्वरी, क्या पीछे यह है कि 2022 में बसपा लगातार उत्तर प्रदेश की कमजोर होते राजनीति का होते एजेंडा खत्म हो रही बदलेगा, है, और या यही सब गठबंधन चलेगा, इन्होंने जातिवाद सबसे चलेगा, किया है, धार्मिकवाद चलेगा? unpredictable है। यस, वैभव महेश्वरी। ब्रजेश जी, मायावती जी ने 3 बार सरकार यहाँ पर बनाई है, और वो एक रिलायबल दलितों के चेहरे के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन मैंने पहले हिस्से में भी यही कहा था कि दलितों को वो सब कुछ मिला नहीं जिस उम्मीद से। 4 बार, जी, 4 बार, 3 बार जी, कहा 4 करते हो भैया, 4 बार बनाई है। मैं समझ गया। ठीक है, अरे खान साहब खान 4 साहब बार क्यों बनाई गला गई है। पकड़ ले रहे हो? थोड़ा रहम करो। कम से कम कुछ साहब आज केक खा के आए हैं। आज बर्थडे है, आज मैं बर्थडे कहता है। हूं 3 बार या 4 बार, मुख्यमंत्री लेकिन बनी है, आप बता रहे हो जो 3 बार। दलितों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनको बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं जिससे ज्यादा उम्मीद लगाई जाती है उसी से शिकायत भी की जाती है। तो आप देश कानून की व्यवस्था जनता में बात का क्यों नहीं करते प्रदेश हैं? की जनता का बहुत आप बड़ा प्राइमरी हिस्सा दलित स्कूल वर्ग और है। हेल्थ के बारे अरे में खान बात साहब बोल करते हैं, लेने दीजिए, कानून खान साहब व्यवस्था बोल लेने क्यों दीजिए, नहीं बात खान करते साहब हैं? बोल लेने दीजिए, कानून व्यवस्था के बारे में अरे बात खान करिए साहब ना। बोल लेने दीजिए। कानून सबसे व्यवस्था बड़ी के बारे में बात यह है करिए। कि आज कानून दलितों व्यवस्था का में एक बड़ा 2007 हिस्सा में आज भी मायावती वही नंबर 1 पर अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। गुंडों को जेल में बंद उसी कर रखा था। चीज को, कोई गुंडा बाहर नहीं उसी घूम पा रहा जिंदगी को था। जीने के लिए अभिशप्त है, जिससे यहाँ उन्मूलन तक कि की एक अपेक्षा सिटिंग की एमपी जाती को भी थी जेल में मायावती डाल जी से, दिया वो था। लेकिन नहीं की गई। सिटिंग एमपी आम आदमी रमाकांत पार्टी यादव इस बार मुद्दों को जो बदलने का आजमगढ़ काम से कर रही आते हैं, है। उन्होंने अरे खान जमीन पर साहब, कब्जा या किया तो था आप बोल लीजिए या और थोड़ा चुप हो मुख्यमंत्री जाइए, आवास में बुला या तो आप करके ही बोल उनको लीजिए, जेल थोड़ा भिजवा चुप हो दिया। जाइए। ओके, खान साहब बोलने दें, बोलने वो दें। कानून मैं व्यवस्था कह रहा हूं, देखिए, हाँ, बोले, बोले, ये बोले, चुप कानून बोले। व्यवस्था जी। थी। या वैभव बोले रमाकांत प्लीज। यादव का अरे ठीक है खान साहब, खान साहब आज बर्थडे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल ये है सबका समय ले कि लेंगे। क्या मुद्दे थोड़ा बदलेंगे। दूसरों को भी बोलने दें। मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों में जिस दिन 15 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसी दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा शिफ्ट होकर शिक्षा पर आ गया। मंत्री लोग बताने लगे कि उनके यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं, अस्पताल बहुत अच्छे हैं, और जितना उन्होंने अच्छा बताना शुरू करा उतनी ही जल्दी जल्दी जनता ने खुद उनकी फोटो भेज कर उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी। तो मुद्दे तो बदले हैं। अब वो उतना अश्लीलता से जातिवाद का गेम नहीं खेला जा सकता, उस तरीके से धार्मिक गेम नहीं खेला जा सकता। कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं अब इस प्रदेश की राजनीति में जगह बना चुके हैं, और आम आदमी पार्टी इस पर तरह मैं की देखता हूं आम राजनीति आदमी को धार पार्टी देने का सब और पर ज्यादा अटैक काम करती है, करेगी। लेकिन किसी मायावती को- के मुद्दे पर आप लोग खामोश रहते हैं, क्यों? कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या? देखिए, मायावती जी ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में है, तो उनसे क्या बोला जाए। देखिए, वो विपक्ष में रहते वो कोई भूमिका कभी निभाती नहीं है, कभी कभी महीने में 1-2 ट्वीट कर देती हैं, तो वो मुद्दा है ही नहीं इस समय। इस समय लोग ब्रजेश उसको शुक्ला विकल्प जी, के रूप में देख भी ब्रजेश नहीं रहे शुक्ला हैं। जी, आप दूसरा उत्तर ये प्रदेश कि- में क्या दूसरा ये इक्वेशन कि वो, देखते हैं सर? अब जनता ये कहने लगी है कि वो लगभग उत्तर भाजपा के प्रदेश में साथ में है, 2022 मायावती में जी आप अपना क्या तरीका इक्वेशन एक देखते हैं पहचानता वो खो अगर चुकी बीएसपी है। के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी चाहती है कि चुनाव जो है बहुकोणीय हो जाए किसी तरह, उसमें कांग्रेस भी हो, उसमें ओवैसी भी आ जाएं, उसमें आम आदमी पार्टी जो जिसे लगता है कि वो आते वो मुद्दे बदल रहे हैं वो भी हों, बसपा भी हो, सपा भी हो, कांग्रेस का तो नहीं है। मुझे जो लगता है फिलहाल कि लड़ाई त्रिकोणीय ही होगी।
एक बीजेपी, बसपा और सपा। अब कांग्रेस का जो वो है, ये संघर्ष कितना कामयाब होगा ये मुझे अभी नहीं कह सकते हैं, मुझे बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। फिलहाल ये जो बसपा है, बसपा को बिल्कुल आप किनारे नहीं कर सकते हैं, जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि साहब वो ना इधर है ना उधर है। उनका वोटर, उनका मतदाता वो बिना आंदोलन के वोट डाल आता है। मैंने ये बात सवाल गांव में लोगों से पूछा कि साहब आंदोलन ने, तो कहा कि सब मुद्दे हम जानते हैं कि हमें क्या मिलना क्या नहीं मिल रहा है। वो जमाना चले गए जब जागरूकता का अभियान चलाया जाता था कि ये नहीं सरकार दे रही है। कहा मैं ये प्रयोगशाला है, मैं बैठा हुआ उसके अंदर, अब मैं देख रहा हूं कि मुझे क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, राजनीति का स्वरूप बदल गया है, राजनीति की लड़ाई की शैली बदल गई है। और मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि इसे बहुकोणी, ये 5 कोणी चुनाव हो जाए, 6 कोणी चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मल्टी कार्नर फाइट हो, त्रिकोणी ज्यादा मजबूत लग रहा है। और कांग्रेस भी कुछ, हाँ कांग्रेस भी कुछ स्थानों में बेहतर लड़ेगी। वैसे जो मुस्लिम वोटर है, जहाँ ज्यादा है, जहाँ निर्णायक है, वहाँ कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। कारण क्या है कि उसके स्वाभाविक रूप से उसकी जो पसंद है वो कांग्रेस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बहुत बुलंदशहर का देख लीजिए, बुलंदशहर में वही बसपा के साथ चला गया। जी। तो ये स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण डिबेट का आप सब हिस्सा बने, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।